हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बारी है व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार की। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उसे खोल सकते हैं, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। पाठ 3 शब्द विचार, पृष्ठ संख्या 17। तो मैं अब यहाँ से पढ़ती हूँ, आप साथ साथ पुस्तक से इसको मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और सुनेंगे। बच्चों, ये तो आप जान ही गए हैं कि भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियाँ मीन्स साउंड्स, मुंह से आवाज़ें निकलती हैं ना, जैसे क प च आदि, तो इनको हम साउंड्स या ध्वनियाँ कहते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। अब जब हम बोलते हैं, उनको हम लिखकर यदि कहना हो इन्हीं क को, तो हमें कुछ चिन्ह चाहिए, कुछ आकार शेप चाहिए, तो उसको हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं। अब वर्ण अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं देते, इनके मेल से हम जब शब्द बनाते हैं तो उनका कुछ अर्थ होता है। लेकिन शब्द तभी कहलाते हैं जब वर्णों का समूह सार्थक हो। किसी भी वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कह देंगे, जैसे कमल कमल, तो इसका कुछ अर्थ है। क ल क खज क खज, कुछ भी 3 लेटर्स को मिला दिया, क खज, कुछ अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ उदाहरणें दी हैं, जैसे मकान, म जमा का जमा न, तो 3 जो वर्ण है म का न, इनको मिलाया तो मकान बना। किसान, किसान, तो 3 वर्णों के मेल से किसान बना। फल, फ जमा ल फल, तो इनका कुछ अर्थ है। जब हम ये बोल रहे हैं तो कुछ फल की आकृति हमारी आंखों के सामने आ रही है। किसान बोलते हैं तो किसान का दृश्य चित्र हमारी आंखों के सामने आ रहा है। मकान बोल रहे हैं तो मकान हमारी आंखों के सामने आ रहा है। तो जो सार्थक शब्द होते हैं उनका हमारे सामने चित्र आंखों के सामने आ जाता है, और यदि निरर्थक है तो कुछ, जब वो है ही नहीं तो उसका क्या चित्र आएगा, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो अब हम इसका मतलब, हम इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इसका हेडिंग है, शब्द तथा पद। शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो हम शब्दों को वाक्य में एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, अन्यथा वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे एक गिलास में पानी ले आओ, गिलास में एक पानी ले आओ। अब दोनों वाक्यों में आपने देखा कि जो शब्दों का क्रम, मतलब ऑर्डर बदलने से उनका अर्थ बदल गया। अतः शब्द और पद की अब क्या परिभाषा हुई। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह पद कहलाता है। फल अकेला लिखा हुआ है, फल, दुकान, मकान, अकेले अकेले शब्द हैं तो ये शब्द कहला रहे हैं। जब इन शब्दों को लड़का, फल, दुकान, मकान, इनको हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो यही शब्द पद कहलाएंगे। अब है शब्दों के भेद। अब शब्द कितनी प्रकार के हैं। शब्दों के भेद विभिन्न आधारों पर किए गए हैं, और कौन कौन से वो आधार हैं, 4 यहाँ पे दिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब सोर्स, स्रोत, इसको हिंदी में कहेंगे। दूसरा है रचना के आधार पर, रचना मतलब बनावट। तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। आज हम पहले 2 भेदों पर ही विचार करेंगे। तो अगला पृष्ठ आप खोलेंगे। अब पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब सोर्स, कहाँ कहाँ से जो शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब तत्सम क्या है। तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, जो उसके समान है। अब किसके समान है, संस्कृत के समान। आपको पता है संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा है और कई भाषाओं की जननी है। हिंदी की भी वो मदर है, तो हिंदी भाषा संस्कृत से ही बनी है। तो इस स्वाभाविक ही है कि संस्कृत के शब्द हिंदी में बहुत से आए होंगे। तो जब हम संस्कृत के शब्दों को एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनमें उनका रूप बदलते नहीं हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, पुष्प, वृक्ष, जल, दुग्ध,
अग्नि, कर्म, घृत आदि। तो आपने सुना ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत में भी इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारे पास चॉइस है कि हम संस्कृत के शब्दों को हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करना चाहें या उनका रूप थोड़ा बदल कर। अब रूप बदल कर कैसे करेंगे, उनको हम तद्भव कहेंगे। तद्भव मतलब जो उससे बने हों। तत्सम थे जो उसके समान, तद्भव जो उससे बने, उससे मतलब संस्कृत से बने, मतलब हमने उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। तो इसकी परिभाषा क्या दी है यहाँ पे, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, आग, खेत, काम, घी आदि। अब दूध कहाँ से बना, दुग्ध से। संस्कृत में अभी हमने ऊपर पढ़ा दुग्ध। दुग्ध शब्द को हम हिंदी में एज इट इज़ भी यूज़ करते हैं, दुग्धशाला से दूध ले आओ, है ना, पर हम उसको दूध के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो दूध जो है वो तत्सम हुआ। ऐसे ही आग, दूध जो है तद्भव हुआ, सॉरी। तो आग जो है तद्भव अगेन। इसका जो तत्सम रूप है वो अग्नि। अग्नि को भी हम हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करते हैं, संस्कृत शब्द को, तत्सम शब्द को, और यदि हम उसका रूप बदल कर करें तो वो तद्भव हो गया, उसको आग कहेंगे। ऐसे ही खेत, इसका तत्सम रूप है क्षेत्र, तो तद्भव रूप है खेत। ऐसे ही काम, काम जो है तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप है कर्म, कर्म से काम। ऐसे ही घृत से घी, घृत जो है संस्कृत में घृत का मतलब घी होता है, घी को तत्सम रूप है और तद्भव रूप जो है घी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक सूची दी हुई शब्दों की तत्सम से तद्भव की, ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं और इसका अभ्यास करके इनको कंठस्थ भी करने, इनको याद भी करना है। तीसरा भेद है देशज शब्द। देशज मतलब जो देश की भाषाओं से ही हिंदी में आए हैं, मतलब देश के अंदर ही जो उत्पन्न हुए, हिंदी में ही उत्पन्न हुए। जिन शब्दों का विकास हिंदी में हुआ है और वे किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया, लोटा, खिड़की आदि। ठीक है, जैसे ऊपर हमने तत्सम पढ़े थे या तद्भव पढ़े थे। तत्सम जो थे संस्कृत से लिए गए थे, पर ये जो देशज शब्द हैं ये हिंदी के ही शब्द हैं। आम बोलचाल से हिंदी के में ही जो हम प्रयोग करते थे वो हिंदी भाषा में आ गए। उसके बाद है विदेशज। विदेशज मतलब जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वो अब हिंदी का एक अंग बन चुके हैं। जैसे समय समय पर भारतीयों का संपर्क विदेशियों से हुआ, क्योंकि भारत पर बहुत समय अंग्रेज़ों ने शासन किया, उससे पहले मुगलों ने शासन किया, तो उनकी भाषा का हमारी हिंदी पर बहुत प्रभाव पड़ा। संपर्क मतलब उनके, वो हमारे कांटेक्ट में आए, उनके संपर्क में आने से हमारी भाषा पर उनका प्रभाव पड़ा और अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए जो विदेशज शब्द कहलाए। इस प्रकार जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अब इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं अंग्रेजी के, जैसे देखो हम हिंदी में कितने शब्द प्रयोग करते हैं जो हिंदी का एक अंग बन चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, गैस, पेंसिल, पोस्ट कार्ड, डॉक्टर, मशीन आदि। तो हम इनको, मशीन को हम यंत्र कहते हैं, पर हम आम बोलचाल की हिंदी में या बहुत अधिकतर हम मशीन का ही प्रयोग करते हैं। ऐसी पेंसिल, पोस्ट कार्ड, डॉक्टर, हम चिकित्सक नहीं कहते, डॉक्टर ही कहते हैं, हमें वो आसान लगता है। तो ये इंग्लिश के शब्द हिंदी का एक अंग बन चुके हैं अब। ऐसे ही फ्रेंच के कूपन, कर्फ्यू, जैकेट, कारतूस आदि। चीनी भाषा से लीची, रिक्शा, चाय, पटाखा आदि। अरबी भाषा से अमीर, कलम, कानून, इरादा, फ़कीर, गरीब, किताब आदि। फारसी अनार, चालक, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, बीमार, नमूना आदि। पुर्तगाली गमला, गिरजा, चाबी, पपीता, अनानास, बाल्टी आदि। तुर्की कैंची, चाकू, तोप, बेगम, बहादुर, चम्मच आदि। तो ये सब जितने भी शब्द हैं हमें लगता ही नहीं कि किसी और भाषा से हैं, हमें लगता है हिंदी के ही शब्द हैं। तो इस तरह से ये सब विदेशी शब्द थे। इसके बाद अगला भेद है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से हैं? जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर। अब टिकट शब्द जो है वो इंग्लिश का है और जो घर जो है वो हिंदी का है, पर हम टिकट घर मीन्स जहाँ पे टिकट मिलते हैं, टिकट्स हम कलेक्ट करते हैं, तो टिकट घर। ऐसे ही अणुबम, अणु जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और बम जो है वो बॉम्ब से है, इंग्लिश का शब्द है, तो अणुबम। जन्मदिन, जन्म संस्कृत का शब्द है, दिन हिंदी का शब्द है, तो जन्मदिन। ऐसी एक और एग्जाम्पल रेलगाड़ी। रेल इंग्लिश का है, गाड़ी हिंदी का है, तो हम दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। इनको हम इस टाइप के जो शब्द हैं इनको संकर शब्द कहते हैं, जो दो एक
हिस्सा उस शब्द का किसी भाषा का और दूसरा जो शब्द का हिस्सा दूसरी भाषा का हो। अब दूसरा जो शब्द का भेद है रचना के आधार पर। रचना मतलब बनावट, शब्द की जो बनावट है वो बने कैसे हैं शब्द। तो ये 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते होते निश्चित हो गए हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे किसी भी, जैसे पेड़ है, पेड़ को हम सदियों से ऐसी आकृति वाली कोई पिक्चर है उसको हम पेड़ कहेंगे। ऐसे ही चंद्र, चांद, अब मून को हम हिंदी में चांद कहते हैं। ऐसी आकृति जो है वाला गोल चमकता हुआ, इसको हम चांद कहेंगे। अब इसको चांद की बजाय कांच कहते तो कांच ही इसका नाम पड़ जाता कि कांच निकल आया। ऐसे ही पहले हमने क्या बोला, वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़। अब वृक्ष को हम नृप कह देते तो नृप कितना ऊंचा है, तो उनके अर्थ जिस अर्थ में हमने प्रयोग करते रहे वो उसमें फिक्स हो गए, तो इसलिए इनको रूढ़ कहते हैं। जिनका कोई लॉजिक नहीं है कि इसको पेड़ को पेड़ क्यों कहते हैं, चंद्र को चंद्र क्यों कहते हैं और पुष्प को पुष्प क्यों कहते हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं, बस इनके प्रयोग होते होते उनके अर्थ उस सेंस में फिक्स हो गए हैं। इसके बाद दूसरा भेद है यौगिक शब्द। यौगिक होते हैं जो योग से बनते हैं, 2 शब्दों के योग से मतलब मेल से बने। जैसे देशभक्त, देश जमा भक्त, तो ये 2 शब्दों के मेल से बना, एक देश है और दूसरा भक्त है, तो इनको हम यौगिक शब्द कहेंगे। ऐसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तक एक शब्द है, आलय मतलब घर दूसरा शब्द है, तो 2 मीनिंगफुल शब्दों का मेल से जो एक नया शब्द बना उसको यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों जो हिस्से हैं शब्द के वो मीनिंगफुल ही हैं, दोनों के कुछ अर्थ हैं। देश का भी कोई अर्थ है, भक्त का भी अर्थ है, पुस्तक का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, पर इनको मिलाकर हम एक शब्द बना रहे हैं, तो ये है यौगिक। ऐसे पाठ जमा शाला, पाठशाला, रसोई जमा घर, रसोई घर, तो एक शब्द बन रहा है। अब तीसरा इसका भेद है योग रूढ़। योग रूढ़ हैं जो योग भी हैं, यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं, दोनों, मतलब इसमें पहले जो अभी हमने ऊपर वाले 2 भेद पढ़े वो दोनों ही इसमें समा गए। अब ये कैसे होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, पंकज, पंकज मतलब पंख, ये 2 शब्दों के मेल से बना, पंख जमा ज। पंख का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब पैदा होने वाला, मतलब जो वस्तु कीचड़ में पैदा हो उसे हम पंकज कहेंगे। इसका मतलब क्या, कीचड़ में तो बहुत कुछ पैदा होता है, ऐसे घास फूस पैदा होते हैं, बहुत कुछ उगता है, तो क्या वो सब कुछ पंकज कहलाता है? नहीं, पंकज का मतलब केवल कमल, कमल मतलब लोटस का जो फूल है, तो उस एक अर्थ में वो फिक्स हो गया ना, रूढ़ हो गया ना। तो योग तो बना 2 शब्दों के योग से, पंख जमा ज से बना पंकज, यौगिक भी हो गया और रूढ़ भी हो गया, मतलब एक ही अर्थ दे रहा है, पंकज मीन्स कमल। ऐसे हिम जमा आलय, हिमालय, तो हिम का अर्थ बर्फ, आलय मतलब घर, तो ये भी 2 शब्दों के योग से बना, इसलिए यौगिक हुआ हिमालय। बट इसका एक ही अर्थ है, हिमालय मतलब जो हिमालयन जो रेंज है, मतलब हिमालय पर्वत, एक पर्वत विशेष, किसी भी पर्वत पर बर्फ पड़ी हो उसको हम हिमालय नहीं कहते, सिर्फ एक ही पर्वत विशेष को हिमालय कहते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए हैं। दशानन, दशानन मतलब 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब चेहरे, फेस, तो हर कोई जिसके, यदि मान लो किसी के कई बार जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, फेस जुड़े होते हैं, तो क्या उनको हम दशानन कहेंगे? दशानन तो सिर्फ रावण का ही नाम है। ऐसे पीताम्बर, किसी ने भी, पीत जमा अंबर, इसका मतलब है पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, जिस पीले हैं वस्त्र जिसके, पीत है अंबर जिसके, तो इसका मतलब हर कोई जिसने येलो ड्रेस पहनी है तो उसको पीताम्बर कहेंगे? नहीं, पीताम्बर मीन्स श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। ऐसी जलज आदि, तो ये जो 2 शब्दों के योग से तो हैं, जलज भी जल जमा ज, जल में जो चीज़ उत्पन्न हो, तो जलज भी कमल का ही पर्यायवाची है। तो हम इसका क्या तात्पर्य निकला, योग रूढ़, योग भी, यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं, पर एक विशेष अर्थ को बताते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। अब जो बाकी के 2 भेद हैं, इसके शब्द के जो हमने टाइप्स पढ़नी है प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। तो आज आपने जितना मैंने पढ़ाया इसको फिर से रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। यदि आपको कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली बार पाठ के अगले भाग के साथ। तो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।